किसी भी वाक्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें कारक को समझना होगा। तो अगर हम इसे बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करें तो ये कारक असल में क्या बला है? अगर हम इसकी बुनियादी वास्तुकला पर नजर डालें तो कारक वे शब्द या चिन्ह हैं जो किसी संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम का सीधा संबंध उस वाक्य की क्रिया से जोड़ते हैं। क्रिया मतलब वर्ब, राइट? हाँ, वर्ब। एक वाक्य के अंदर बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द के साथ केवल एक ही कारक जुड़ेगा। अच्छा, एक शब्द एक कारक। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो दस्तावेज में बहुत स्पष्टता से दिया गया है। जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हाँ, अब यहाँ श्रीराम, रावण और बाण ये तीनों संज्ञाएं हैं और अंतिम काम क्या हो रहा है? मारना। बिल्कुल, मारना, जो कि क्रिया है। अब इन तीनों संज्ञाओं को उस क्रिया तक पहुंचाने का काम ने, को और से कर रहे हैं। बस यही कारक है। अरे वाह, मतलब ये तो मुझे एकदम एक वाईफाई राउटर के नेटवर्क जैसा लग रहा है। राउटर? दिलचस्प है, कैसे? जैसे घर में एक राउटर होता है ना, और वो आपके फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, मतलब सबको इंटरनेट के मेन सर्वर से जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल जोड़ता है। वैसे ही कारक वाक्य के अलग अलग शब्दों को क्रिया के सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कारक ना हो तो शब्द बस बिना कनेक्शन वाले डिवाइस की तरह पड़े रहेंगे, उनका आपस में कोई लॉजिकल मतलब नहीं निकलेगा। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मैं कहूंगा कि बिना कनेक्शन के वाक्य पूरी तरह से अर्थहीन हो जाएगा। हाँ, लेकिन रुकिए, यहाँ दस्तावेज में एक गणितीय पहेली है जिसने मुझे थोड़ा सा उलझा दिया। अच्छा, क्या पहेली है? स्रोत कहता है कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जबकि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसमें ये संख्या 6 मानी जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर संस्कृत जैसी अत्यंत वैज्ञानिक और एकदम सटीक भाषा सिर्फ 6 राउटर्स के साथ अपना पूरा नेटवर्क इतना सुचारू रूप से चला सकती थी, तो हिंदी को 2 एक्स्ट्रा कारकों की क्या जरूरत पड़ गई? ये सोचना लाजमी है। मतलब क्या हमने समय के साथ भाषा को आसान बनाने के बजाय जानबूझकर थोड़ा जटिल कर दिया? नहीं, जटिल नहीं किया। इसका जवाब इस बात में छुपा है कि कोई भी भाषा किस उद्देश्य से विकसित होती है। मतलब संस्कृत के व्याकरण के नियम बहुत सख्त और विशुद्ध रूप से गणितीय हैं। मतलब एकदम टू द पॉइंट। बिल्कुल। संस्कृत में कारक की परिभाषा ही यही है कि जो सीधा क्रिया से जुड़े सिर्फ वही कारक हैं। मतलब जिसका सीधा लेना देना एक्शन से हो, है ना? एग्जैक्टली। दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि संस्कृत में संबोधन यानी पुकारना और संबंध यानी रिलेशन, इन दोनों को मुख्य कारक नहीं माना जाता। अच्छा, क्यों? जरा सोचिए, जब हम कहते हैं हे राम, तो क्या ये पुकार किसी क्रिया या एक्शन से जुड़ी है? नहीं, पुकारने में कोई काम तो नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है। बिल्कुल। इसी तरह दशरथ के पुत्र, इसमें जो के है वो सिर्फ 2 संज्ञाओं दशरथ और पुत्र के बीच का रिश्ता बता रहा है। इसका मारने या किसी और क्रिया से सीधा कोई संबंध नहीं है। ओह, अब मैं समझी। तो संस्कृत में चूंकि ये क्रिया से सीधे तौर पर बाईपास हो जाते हैं, इसलिए इन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो फिर हिंदी ने इन्हें वापस अंदर क्यों ले लिया? मतलब हिंदी में तो ये 8 होते हैं ना? क्योंकि हिंदी का विकास एक संवाद की भाषा के रूप में हुआ, जो आम लोगों के बीच बोली जाती थी। आम बोलचाल की भाषा। हाँ, हिंदी में गणित से ज्यादा मानवीय संबंधों, भावनाओं और आपसी बातचीत पर जोर है। वाओ! इसलिए हिंदी की वास्तुकला ने उस पुकारने की भावना, मतलब संबोधन, और सामाजिक रिश्तों यानी संबंध को भी अपने मुख्य ढांचे का आधिकारिक हिस्सा मान लिया, और इसीलिए संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई। क्या बात है! मतलब अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि संस्कृत एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंजीनियर की तरह काम करती है और हिंदी एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह जो ये भी चाहता है कि घर में लोग एक दूसरे से बात भी करें, उनकी भावनाएं भी हों। हाँ, बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। भाषा में भावनाएं जुड़ गई। ये बहुत ही खूबसूरत है। खैर, अब जब हमने नींव समझ ली है तो इस इमारत के मुख्य अभिनेताओं या कहें एक्टर्स की बात करते हैं। बिल्कुल, कर्ता और कर्म। हाँ, जो मंच पर सबसे ज्यादा नजर आते हैं। ये दोनों किसी भी वाक्य के हीरो और सपोर्टिंग एक्टर की तरह हैं। कर्ता कारक वो है जो काम को अंजाम देता है, जिसका मुख्य चिन्ह ने होता है। ने। और दूसरा है कर्म कारक,
जिस पर उस किए गए काम का सीधा प्रभाव पड़ता है, और इसका चिन्ह को है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, मतलब बहुत बेसिक रूल है। लेकिन दस्तावेज में एक विचार है जिसने मुझे सच में थोड़ा हैरान कर दिया। शून्य कारक वाला विचार। एग्जैक्टली शून्य कारक, या जिसे मैं अदृश्य कारक कह रही थी। मतलब हम हमेशा स्कूल से यही सीखते आए हैं कि करता है तो ने लगेगा ही लगेगा। हाँ, जैसे मोहन ने खाना खाया। बिल्कुल, ये एक दृश्य कारक है, ने साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं सीता कपड़े धो रही है या लड़की स्कूल जाती है, तो यहाँ काम करने वाला कर्ता तो मौजूद है, पर ने पूरी तरह से गायब है। हाँ, ने कहीं नहीं है। मैंने इसकी तुलना एक घोस्ट एम्प्लॉई से की। मतलब एक ऐसा कर्मचारी जो ऑफिस में बैठकर अपना काम तो पूरा कर रहा है, लेकिन उसने गले में अपना नेम टैग या आईडी कार्ड नहीं पहना हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ये भाषा की स्मार्टनेस का बहुत बड़ा सबूत है। मतलब शून्य कारक का ये अर्थ नहीं है कि व्याकरण का नियम टूट गया या कोई गलती हो गई। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि व्याकरण ने स्थिति को भांपकर खुद को ढाल लिया है। अगर आप ध्यान दें तो ने का इस्तेमाल लगभग हमेशा तब होता है जब क्रिया भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में पूरी हो चुकी हो। अच्छा, जैसे मोहन ने खाया। हाँ, मोहन ने खाया मतलब काम खत्म हो गया, फाइल क्लोज हो गई। ने उस काम के पूरा होने की एक तरह से रसीद या स्टैंप है। ओके, तो फिर वर्तमान काल में क्या होता है? जब कोई काम अभी चल रहा है या रोज होता है, जैसे सीता कपड़े धो रही है, तो उस काम की फाइल अभी खुली हुई है। काम प्रोसेस में है। बिल्कुल। तो भाषा को उस ने रूपी स्टैम्प की जरूरत ही नहीं है। इसे भाषा विज्ञान में भाषाई अर्थव्यवस्था या लिंग्विस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है, जहां जो चीज संदर्भ से ही समझ आ रही है उसे हटा दिया जाता है ताकि ऊर्जा बचे। कमाल है। काम पूरा होने की रसीद। ये उदाहरण तो दिमाग में एकदम छप गया। हाँ, ये बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था कभी-कभी ऐसे अपवाद भी लाती है जो थोड़ा सिर चकरा देते हैं। मतलब जैसे कर्म कारक में। कर्म कारक के अपवाद? हाँ, अभी आपने कहा कि कर्म वो है जिस पर सीधा प्रभाव पड़े। लेकिन स्रोत में एक ऐसा अपवाद दिखाया गया है जहां दिशा या स्पेस यानी अंतरिक्ष की बात आती है। हाँ, स्थानिक संबंध। उदाहरण के लिए हमारे घर के चारों ओर बगीचा है या सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब इसमें चारों ओर और दोनों ओर की वजह से कर्म कारक का नियम लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि घर के चारों ओर बगीचा होने से घर पर क्या एक्शन या क्या प्रभाव पड़ रहा है? कर्म कारक यहाँ क्यों आया? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे थोड़ा विजुअलाइज करें तो यहाँ प्रभाव का मतलब सिर्फ कोई भौतिक चोट या बदलाव नहीं है। तो फिर क्या है? ये अंतरिक्ष और अधिकार, मतलब स्पेस और एनक्लोजर की समझ है। जरा सोचिए, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के चारों ओर होती है तो वो एक प्रकार की परिधि या घेरा बना रही होती है। जैसे घर को घेर लिया हो। हाँ, उस घेरे का एक दिशात्मक प्रभाव उस केंद्र पर यानी उस घर पर पड़ रहा है। वो घर अब उस बगीचे के प्रभाव क्षेत्र में है। ओह, मतलब वो उसके इन्फ्लुएंस में है। एग्जैक्टली। व्याकरण इस दृश्य या स्थानिक संबंध को भी एक कर्म या एक्शन के रिसीवर के रूप में देखता है। मतलब स्पेस अपने आप में एक एंटिटी बन जाता है। बिल्कुल। चलिए, ये स्पेस वाली बात तो फिर भी विजुअलाइज हो जाती है, थोड़ा लॉजिकल भी लगती है। लेकिन अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ जिसने मेरे दिमाग के तार ही खोल दिए और जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी किया था। आप को की दुविधा की बात कर रही हैं ना? हाँ, को की दुविधा। मतलब जरा सोचिए, एक ही नेम टैग के 3 बिल्कुल अलग काम कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। दस्तावेज दिखाता है कि वाक्य में को का प्रयोग किस नियत या इरादे से हुआ है। उसके आधार पर 3 पूरी तरह से अलग कारक बन जाते हैं। मतलब इंटेंशन सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि व्याकरण सिर्फ वाक्यों का नहीं बल्कि हमारी नियत का गणित है। हाँ, दस्तावेज में दी गई तीनों स्थितियों को देखते हैं। पहली स्थिति बहुत सीधी है। अध्यापक ने छात्र को पीटा। यहाँ तो सीधा एक्शन हो रहा है। पीटने का जो प्रभाव है वो सीधा छात्र पर पड़ा, तो ये कर्म कारक हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी स्थिति देखिए, रमेश ने भिखारी को फल दिए या पिताजी को नमस्कार। यहाँ भी को लगा है। हाँ, यहाँ भी को लगा है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये संप्रदान कारक है। संप्रदान, वो क्यों? क्योंकि संप्रदान का मतलब है कुछ ऐसा देना जो हमेशा के लिए दे दिया गया हो। जरा सोचिए, जब आप भिखारी को फल देते हैं तो क्या आप उसे वापस मांगते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो दान है। हाँ, यहाँ एक स्थायी हस्तांतरण यानी परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है। सम्मान देना जैसे नमस्कार भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि सम्मान देकर वापस नहीं लिया जाता। वाह। और तीसरी स्थिति तो सबसे मजेदार है। धोबी वाली? हाँ, मैंने धोबी को कपड़े दिए। अब देखिए, यहाँ भी को लगा है और यहाँ भी कुछ दिया ही जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन व्याकरण अचानक करवट बदल लेता है और इसे संबंध कारक मान लेता है। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा कपड़े हमेशा के लिए दान करने का नहीं है। हाँ, आपको कपड़े वापस चाहिए। एग्जैक्टली। वे कपड़े धुलाई के बाद मुझे वापस चाहिए। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस लगातार ये गणना कर रहा होता है कि वस्तु वापस मिलेगी या नहीं? बिल्कुल। और उसके आधार पर दिमाग व्याकरण का एक अलग सॉफ्टवेयर रन करता है। मतलब व्याकरण हमारे सामाजिक लेन-देन और ओनरशिप को कंट्रोल कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप इसे प्राचीन काल के संपत्ति अधिकारों या प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में देख सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स व्याकरण में? हाँ, प्राचीन समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण था कि कौन सी चीज हमेशा के लिए दी गई है जैसे दान, और कौन सी चीज केवल सेवा के लिए अस्थायी रूप से दी गई है। लॉजिकल है। भाषा ने इस सामाजिक अनुबंध को अपने नियमों में ही गूंथ लिया। जब आप संप्रदान का भाव लाते हैं तो आप उस वस्तु पर से अपना अधिकार छोड़ देते हैं। मतलब ओनरशिप खत्म। हाँ, लेकिन जब आप धोबी को कपड़े देते हैं तो स्वामित्व या ओनरशिप आपकी ही रहती है। इसलिए वो सिर्फ एक संबंध है। यह तो सच में मतलब दिमाग को हिला देने वाली बात है। मुझे तो ये व्याकरण कम और वकालत ज्यादा लग रही है। हाँ, भाषा बहुत स्मार्ट है। अच्छा, अब अगर को इरादे और ओनरशिप के बारे में है तो दस्तावेज में एक और जबरदस्त संघर्ष दिखाया गया है जो भौतिक और मानसिक दूरी के बारे में है। से का संघर्ष। करण और अपादान कारक। हाँ, ये भी एक ऐसा टैग है जो दो बिल्कुल अलग भूमिकाएं निभाता है। बिल्कुल। करण कारक का मुख्य काम है जुड़ना, किसी साधन या उपकरण के रूप में कार्य करना, मतलब टूल की तरह। इसे हम के द्वारा या थ्रू के अर्थ में समझ सकते हैं। जैसे राम ने बाण से मारा, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, या मैं पेन से लिख रहा हूं। हाँ, इन सब में से आ रहा है। इन सभी में से एक कनेक्टिंग टूल है। बाण आपके हाथ से जुड़ा है, बच्चे बस के अंदर बैठे हैं, पेन आपकी उंगलियों से जुड़ा है। ये काम को पूरा करने का एक माध्यम है। मैंने इसे ना एक रिलेशनशिप की तरह देखा। रिलेशनशिप कैसे? मतलब करण कारक माने हाथ पकड़ना या रिलेशनशिप में होना। आप उपकरण के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन दूसरी तरफ है अपादान कारक, जहां से का मतलब है अलग होना या सेपरेशन। स्रोत में जो दृश्य उदाहरण है वो है पेड़ से पत्ता गिरा। हाँ, अपादान। यहाँ पत्ता पेड़ से टूटकर अलग हो गया है, या जैसे गंगा हिमालय से निकलती है जहां पानी अपने स्रोत से अलग होकर आगे बढ़ रहा है। तो ये अपादान कारक मुझे ब्रेकअप की तरह लगा। एक में जुड़ाव है, दूसरे में अलगाव। ब्रेकअप, ये एनालॉजी भी बहुत सटीक है, जुड़ाव और अलगाव। हाँ, तो यहाँ तक तो बात पूरी तरह से लॉजिकल लगती है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दस्तावेज इन दोनों के अजीबोगरीब अपवाद पेश करता है। हाँ, अपवाद ही तो व्याकरण को दिलचस्प बनाते हैं। बिल्कुल। अब करण कारक का एक अपवाद है समय बताना, जैसे रात के 3 बज गए हैं। अब मुझे ये समझाइए, इसमें के या समय को एक साधन या उपकरण कैसे मान लिया गया? मतलब समय टूल कैसे हो सकता है? यह समय को देखने का एक बहुत ही दार्शनिक नजरिया है, मतलब फिलोसॉफिकल। अच्छा। समय कोई स्थिर चीज नहीं है, यह वो माध्यम या साधन है जिससे होकर घटनाएं गुजरती हैं। टाइम एज अ मीडियम। हाँ, जब हम कहते हैं रात के 3 बज गए हैं, तो वह समय एक स्थिति को दर्शाने का साधन बन रहा है। ओके, ये थोड़ा डीप है पर समझ आ रहा है। इसी तरह एक और अपवाद है शारीरिक विकार का, जैसे मैं एक पैर से लंगड़ा हूं। हाँ, ये भी अजीब है। मतलब अगर पैर खराब है तो वो साधन या टूल कैसे हुआ? क्योंकि वह पैर भले ही विकारग्रस्त है, लेकिन फिर भी वो आपके खड़े होने या उस स्थिति में होने का माध्यम है। आप उस पैर के जरिए लंगड़ापन महसूस कर रहे हैं। ओह, इसलिए वह करण कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये उपकरण वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब मुझे उस हिस्से पर आना है जिसे मैं इस पूरे दस्तावेज का सबसे बेहतरीन हिस्सा मानती हूँ। मनोवैज्ञानिक अपवाद। एग्जैक्टली। अपादान कारक यानी अलगाव या सेपरेशन के अपवाद। स्रोत में एक पूरी सूची है जिसे मनोवैज्ञानिक अपवाद कहा जा सकता है। हाँ, साइकोलॉजिकल। इसमें शामिल हैं डर, घृणा, शर्माना, रक्षा करना,
तुलना करना और यहाँ तक कि संस्कार सीखना। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मुझे कुत्तों से डर लगता है, या दुर्योधन भीम से घृणा करता है, या वह अपने ससुर से लजाती है यानी शर्माती है। हाँ, इन सब में अपादान कारक का नियम लगता है। अब मेरा सवाल सुनिए। अपादान का मतलब तो पेड़ से पत्ता गिरना यानी दूर होना था। अगर मैं कुत्ते के सामने खड़ी हूं और मुझे डर लग रहा है, तो मैं शारीरिक रूप से तो अलग नहीं हो रही हूं। तो फिर यहाँ अलगाव या ब्रेकअप वाला नियम क्यों लग रहा है? और यही वो जगह है जहां हिंदी व्याकरण कॉग्निटिव साइंस या मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। कैसे? देखिए, अलगाव हमेशा शारीरिक नहीं होता। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आपका दिमाग क्या करता है? वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वो मानसिक रूप से पीछे हटता है। वो एक सुरक्षा घेरा बनाता है। आप मानसिक रूप से उस चीज से दूर भाग रहे होते हैं। ओह, तो ये एक मेंटल रिट्रीट है। हाँ, एग्जैक्टली, मेंटल रिट्रीट। घृणा में भी यही होता है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आप वैचारिक रूप से उससे एक बहुत बड़ी दूरी बना लेते हैं। हाँ, हम उसके पास नहीं जाना चाहते। और शर्माने में क्या होता है? व्यक्ति मानसिक रूप से खुद को सिकोड़ लेता है और दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति से खुद को अलग कर लेता है। वाओ! व्याकरण इन मानवीय भावनाओं को भौतिक दूरी के समकक्ष रखता है। व्याकरण की नज़र में शारीरिक रूप से दूर जाना और मानसिक रूप से दूर जाना दोनों ही अपादान है। ये कितना गहरा है। मतलब व्याकरण हमारी भावनाओं को भौतिक दूरी के तरह नाप रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक अपवाद और था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे संस्कार सीखे हों। हाँ, गुरु से सीखना। मतलब किसी गुरु से ज्ञान लेना। जब हम किसी से सीखते हैं तब तो हम उसके करीब जा रहे होते हैं ना, फिर ज्ञान लेने में अलगाव या सेपरेशन कैसा? इसे ऐसे सोचिए जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। ओके। जब आप किसी गुरु या स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान, वो विचार उस गुरु के दिमाग से निकलकर आप तक पहुंचता है। अच्छा, तो ज्ञान ट्रैवल कर रहा है। हाँ, ये एक बौद्धिक उत्पत्ति और हस्तांतरण है। ज्ञान अपने उद्गम स्थल से, मतलब गुरु से अलग होकर शिष्य में प्रवाहित होता है। ओह माय गॉड! मतलब ज्ञान का अपने सोर्स से अलग होना। बिल्कुल। इसलिए उत्पत्ति और सीखने को एक ही वैचारिक अलगाव या अपादान माना जाता है। माइंड ब्लोइंग। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारा पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो चलिए, अब तक हमने इस वास्तुकला के एक्टर्स को समझ लिया, कर्ता और कर्म को, उनके ओनरशिप वाले इरादों को समझ लिया को की दुविधा से, और उनके भौतिक और मानसिक रूप से जुड़ने और टूटने को भी समझ लिया से के संघर्ष से। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया है। अब ये देखना है कि ये पूरा नाटक किस मंच पर खेला जा रहा है। इस मंच को व्याकरण की भाषा में अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण मतलब आधार? हाँ, आधार या बेस। ये वह जगह या समय है जहां क्रिया घटित होती है। इसके चिन्ह हैं में और पर। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है। बिल्कुल, ये स्थान हो गया। या समय के लिए, मैं शाम को पार्टी में आऊंगा। तो ये वो स्टेज है जहां सारे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली। और इस स्टेज पर भावनाओं का रंग भरने के लिए आता है संबोधन कारक। ओहो, पुकारने वाला। हाँ, जैसे हाय मेरी तो मति मारी गई, या वाह क्या बात है। और यहाँ इस दस्तावेज का वो मास्टर स्ट्रोक आता है जिसे संपूर्ण व्याकरणिक वास्तुकला कहा गया है, द ग्रैंड सिंथेसिस। हाँ, वो एक वाक्य जिसमें सब कुछ है। स्रोत में एक ऐसा मास्टरपीस वाक्य दिया गया है जो इस पूरे के पूरे 8 कारकों के ढांचे को एक ही झटके में हमारे सामने खोलकर रख देता है। वाक्य है, हे राम, दशरथ के पुत्र ने लंका में रावण को बाण से मारा। चलिए इस वाक्य को एक स्विस घड़ी की तरह खोलते हैं। शुरू करते हैं भावनाओं से। हे राम, ये संबोधन है जो पूरे दृश्य में एक पुकार या भाव स्थापित कर रहा है। फिर आता है रिश्ता, दशरथ के। ये संबंध कारक है, इसका मारने से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ राम की पहचान बता रहा है। बिल्कुल। फिर आता है हमारा मुख्य हीरो, पुत्र ने, कर्ता कारक, जिसने एक्शन लिया। अब वो मंच जहां ये सब हो रहा है, लंका में, ये अधिकरण कारक है, वो स्थान या बेस। फिर वो सपोर्टिंग एक्टर जिस पर प्रभाव पड़ा, रावण को, कर्म कारक। और वो टूल या रिलेशनशिप जिससे काम पूरा हुआ, बाण से, करण कारक। और अंत में वो नींव जिस पर यह सब टिका है, मारा, मुख्य क्रिया।
अद्भुत। मतलब तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि व्याकरण एक कला है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस वास्तुकला को गहराई से समझने के बाद हिंदी का कोई भी साधारण वाक्य अब हमें पहले जैसा नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं। वो स्कूल की किताब का कोई बोरिंग नियम नहीं लगेगा। वो एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस लगेगा जिसमें स्पीकर के इरादे, उसका मनोविज्ञान, उसकी दिशाएं, भौतिकता और उसकी भावनाएं सब कुछ पूरी सटीकता के साथ अपनी अपनी जगह पर फिट किए गए हैं। बिल्कुल सही। हमने आज यही तो देखा कि कैसे एक को का नियम इस बात पर पलट जाता है कि दी गई वस्तु वापस ली जाएगी या नहीं।